नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि किसी भी हालात में ईरान के पास मौजूदा संवर्धित यूरेनियम अमेरिका हासिल करेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर बुधवार तक कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ तो मौजूदा सीजफायर खत्म हो सकता है और फिर से बमबारी शुरू की जा सकती है। दूसरी तरफ ईरान ने इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है और साफ कर दिया कि वह अपना यूरेनियम किसी को नहीं देगा। हालत अब और गंभीर होते जा रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जिस दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते पर अनिश्चितता बनी हुई है, देखिए रिपोर्ट। हासिल करेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर बुधवार तक कोई समझौता नहीं हुआ तो मौजूदा युद्ध विराम खत्म हो सकता है। इस बयान ने पूरी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान के पास मौजूद संवर्धित यूरेनियम हासिल करेगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर बुधवार तक कोई समझौता नहीं हुआ तो मौजूदा युद्ध विराम खत्म हो सकता है। इस बयान ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यह संकेत देता है कि हालात फिर से युद्ध की ओर बढ़ सकते हैं और कूटनीतिक प्रयास कमजोर पड़ते दिख रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि उनका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण है और वे किसी भी स्थिति में अपना यूरेनियम देश से बाहर नहीं भेजेंगे। इस बीच दोनों देशों के बीच बातचीत भी ठहराव की स्थिति में है। पाकिस्तान में हुई अप्रत्यक्ष वार्ता से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इससे यह साफ है कि दोनों पक्ष अभी भी अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं और समझौते की राह आसान नहीं दिख रही। इस पूरे तनाव का सबसे बड़ा असर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर देखने को मिल रहा है। ये दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल गुजरता है। ईरान ने इसे खुला रखने का दावा किया है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर अमेरिका ने नाकेबंदी जारी रखी तो इसे बंद किया जा सकता है। इस अनिश्चितता के कारण कई जहाज इस रास्ते से गुजरने से बच रहे हैं, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। तेल बाजार पर भी इसका असर साफ दिख रहा है। अमेरिका ने अपने रणनीतिक भंडार से करोड़ों बैरल तेल जारी किया है ताकि कीमतों को नियंत्रित रखा जा सके। वहीं वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव जारी है। शिपिंग कंपनियां सतर्क हैं और बीमा लागत बढ़ने की आशंका है। ये संकट सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ऊर्जा सुरक्षा अब एक बड़ा वैश्विक मुद्दा बनता जा रहा है। वहीं जमीनी स्तर पर ईरान के भीतर हालात भी चिंताजनक हैं। युद्ध के बाद आर्थिक संकट गहराता जा रहा है और जनता में असंतोष बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह संघर्ष सरकार को तुरंत नहीं गिराएगा, लेकिन आम लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ाएगा। ऐसे में आने वाले दिन बेहद अहम होंगे। क्या कूटनीति जीत पाएगी या फिर हालात एक बड़े सैन्य टकराव में बदलेंगे? ये सवाल अब पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। लोकसभा में संविधान संशोधन बिल, जिसमें सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव था, वह पारित नहीं हो सका। यह बिल आवश्यक 2/3 बहुमत हासिल करने में विफल रहा और 54 वोट से गिर गया। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया, जबकि सरकार ने इसे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ बताया। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। इससे साफ है कि यह सिर्फ एक विधेयक नहीं, बल्कि बड़े राजनीतिक समीकरणों से जुड़ा हुआ मामला है। देश की राजनीति में एक बड़ा सियासी टकराव उस वक्त सामने आया जब कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लोकसभा में सीटें बढ़ाने और महिला आरक्षण को जोड़कर सत्ता में बने रहने की साजिश रची गई थी। उनका दावा है कि ये कदम महिलाओं के अधिकारों के लिए नहीं, बल्कि परिसीमन के जरिए राजनीतिक लाभ लेने के लिए था। इस पूरे घटनाक्रम ने संसद के भीतर और बाहर बहस को तेज कर दिया है।
जहां दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा, देश की जनता जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा विवेक है। अगर इनको अभियान करना है पूरे देश भर में, खुलकर करें। लेकिन आज देश उस परिस्थिति में नहीं है जो 12 साल पहले था। और शायद कभी कभी ये होता है कि जब सत्ता बढ़ जाती है, लोग सच्चाई नहीं बताते हैं नेताओं। तो इस पूरे ये जो पूरा पिछले 2-3 दिनों में हुआ, इससे कुछ हद तक ये भी दिख रहा है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आज भारत बदल गया है। भारत की जनता देख रही है, समझ रही है कि मीडियाबाजी, पीआर बाजी, ये बड़े बड़े अभियान, इतना सारा पैसा डाला जाता है इसमें, ये चल नहीं रहा है। ये अब चल नहीं रहा है। कल बार बार अमित शाह जी कह रहे थे, आदरणीय अमित शाह जी कह रहे थे कि हमारी बातों पर भरोसा करिए। कोई भरोसा नहीं कर रहा है। असली पॉइंट तो ये है कि जनता का भरोसा उठ रहा है। तो आप जब कुछ कह रहे हैं तो उसको फेस वैल्यू पे जनता आज नहीं ले रही है। लोकसभा में संविधान संशोधन बिल, जिसमें सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव था, यह पारित नहीं हो सका। यह बिल आवश्यक 2/3 बहुमत हासिल करने में विफल रहा और 54 वोट से गिर गया। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया, जबकि सरकार ने इसे महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ बताया। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली, जिससे साफ है कि ये सिर्फ एक विधेयक नहीं बल्कि बड़े राजनीतिक समीकरणों से जुड़ा हुआ मामला है। महिला आरक्षण पर बताना चाहता हूँ। सबसे पहले 1992 में श्री नरसिम्हा राव 72 और 73 का संविधान संशोधन लेकर आए और माताओं बहनों को 33% आरक्षण पंचायत में देने का एक स्तुत्य काम नरसिम्हा राव जी ने करा। नरसिम्हा राव जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, मगर कांग्रेस ने कभी उनको स्वीकार नहीं किया कि वो हमारे प्रधानमंत्री। वहां तक मान्यवर संस्कार में किसी को जाने नहीं दिया था। इसके बाद 96 में देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने और 81वां संशोधन विधेयक सितंबर 1996 में यहां पर रखा गया। वहां कुछ पार्टियों ने विरोध किया, मैं कहना नहीं चाहता हूं, मगर सब उछल पड़ेंगे। और एक कमेटी बनी, गीता मुखर्जी कमेटी। वो गीता मुखर्जी कमेटी को ये विधेयक दे दिया गया और जो आज उनकी दरखास्त है कि समिति को दे दो, और गीता मुखर्जी समिति की रिपोर्ट आई, तब तक 11वीं लोकसभा का विघटन हो गया और बिल लैप्स हो गया। फिर 98 में 84वां संशोधन आया। कुछ पार्टियों ने फिर से, पार्टियां बदली नहीं है, वही पार्टियां विरोध करती रही। वो विरोध किया, बिल को सदन में प्रस्तुत करने की जैसी स्थिति भी नहीं रही और 12वीं लोकसभा के विघटन पर वो बिल लैप्स हो गया। मान्यवर 99 से 2003 में 85वां संविधान संशोधन विधेयक आया, फिर से उसी पार्टियों ने विरोध किया और बिल लैप्स हो गया। 8 से 14 में 108 का संविधान संशोधन विधेयक मनमोहन सिंह जी लेकर आए और राज्यसभा में प्रस्तुत किया। राज्यसभा में बिल पारित भी हुआ, मगर लोकसभा का दरवाजा कभी वो बिल ने देखा नहीं। और किसने विरोध किया? उसी लोगों ने विरोध किया। बीजेपी ने इस बिल का कभी विरोध नहीं किया। ये रिकॉर्ड में क्लियर करना चाहता हूं। मान्यवर, जब ये लोकसभा में आया तब सरकार को समर्थन देने वाली पार्टियों ने इसका विरोध किया। ये मानो अभी कांग्रेस पार्टी कर रही तो हम नहीं समझा सकते, मगर भला लल्लन सिंह जी कैसे विरोध करेंगे? ये तो हमारे साथ है, ये तो बिल का समर्थन करेंगे। मान्यवर, कांग्रेस पार्टी के समर्थक पार्टियों ने मनमोहन सिंह सरकार का ये बिल का विरोध किया। इसका स्पष्ट अर्थ है कि सरकार के इशारे पर सरकार के हिस्सा बनी हुई पार्टियों ने लोकसभा में ये बिल को पेश नहीं किया।
प्रियंका गांधी ने अपने बयान में यह भी कहा कि सरकार महिलाओं के नाम पर राजनीतिक लाभ लेना चाहती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर ये बिल पास हो जाता तो सरकार खुद को महिलाओं का मसीहा बताती और अगर नहीं होता तो विपक्ष को महिला विरोधी साबित करने की कोशिश करती। उनका कहना है कि महिलाएं अब जागरूक हैं और इस तरह की राजनीति को समझती हैं। इस बयान ने महिला आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे को और ज्यादा राजनीतिक बना दिया है। वहीं सरकार की ओर से किरण रिजिजू और अन्य नेताओं ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि यह विधेयक महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व देने के लिए था और इसका विरोध करना महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है। सरकार ने इसे काला दिन बताते हुए कहा कि विपक्ष को देश की महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। इससे ये साफ हो गया है कि ये मुद्दा अब सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि सड़कों तक जाएगा। इस पूरे विवाद के बीच एक बात साफ है कि महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे अहम मुद्दे अब राजनीति के केंद्र में आ चुके हैं। जहां एक ओर प्रियंका गांधी वाड्रा पुराना महिला आरक्षण बिल लाने की मांग कर रही है, वही सरकार अपने रुख पर कायम है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या दोनों पक्ष किसी सहमति पर पहुंचेंगे या यह टकराव और बढ़ता चला जाएगा। फिलहाल ये मुद्दा देश की राजनीति में एक बड़ा चुनावी और सामाजिक एजेंडा बन चुका है। देश की राजनीति में भारत के उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि भारत के उपराष्ट्रपति श्रीलंका दौरे पर जाने वाले हैं और ये दौरा 3 दिवसीय रहने वाला है। 2 दिवसीय दौरा रहेगा और इसके बाद वहां पर देखा जाएगा किस तरह उनका स्वागत होगा और वहां पर हर महीने में ये दौरा खास माना जा रहा है। महिलाएं याद रखेंगी कि जब कांग्रेस की सत्ता रही तो ट्रिपल तलाक एक अभिशाप बनकर मुस्लिम महिलाओं के सर पर मंडराता रहा, उनके सपनों का संहार करता रहा। महिलाएं याद रखेंगी कि 25 करोड़ महिलाओं को बैंक का खाता खोलने में कांग्रेस की सरकार ने कभी समर्थन नहीं दिया, कभी सुविधा नहीं दी। चौथी चलाई ना। इस देश की महिलाएं याद रखेंगी कि 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को कभी भी कांग्रेस के कार्यकाल में आयुष्मान भारत का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। इस देश की महिलाएं याद रखेंगी कि भाजपा ने एनडीए की सरकार में पहली बार जेंडर बजट की व्यवस्था हुई, कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं। और देश की महिलाएं ये भी याद रखेंगी कि 33% आरक्षण का बिल भाजपा ने एनडीए की सरकार ने दोनों सदनों में पास किया और कांग्रेस की मंशा 98 साल सपना दिखाना, जब सत्ता होना तब उस सत्ता का सदुपयोग करके महिलाओं को आरक्षण ना दिलवाना बल्कि लोकसभा में यूपीए के कार्यकाल में उस बिल को लैप्स कराना। मैं स्तब्ध हूं कि कांग्रेस की प्रेस वार्ता में यह कहा गया कि वो 2023 के पारित बिल का समर्थन करते हैं जिसमें डिलिमिटेशन का उल्लेख है, लेकिन दोगलापन कांग्रेस का इतना कि साथ में ये भी कहते हैं कि उन्हें परिसीमन की समिति और व्यवस्था में विश्वास नहीं। कांग्रेस को देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं, देश की संसद में विश्वास नहीं और देश की महिला पर भी विश्वास नहीं। ये कांग्रेस ने अपना क्रूर चेहरा देश की जनता के सामने उजागर किया है। आज हम सबके सम्मुख
आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करती हूं कि संवैधानिक ढांचे के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करें। तो मित्रों, ये कुछ मोटी बात मुझे आपको बतानी थी। जो आपके प्रश्न होंगे उसका हम उत्तर देंगे। कल विस्तार से माननीय गृह मंत्री जी ने इसको समझाया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है, संविधान स्पष्ट है, मंशा स्पष्ट है। ये सीधा क्रेडिट लेने की बात करते हैं, लेकिन उनका एक अहंकार है, मोदी जी का कोई भी अच्छा काम नहीं होने देंगे, और उसमें अगर महिलाओं के अधिकार भी होंगे उसका भी विरोध करेंगे। 3 तलाक का तो बिल मुझे ही मूव करने का सौभाग्य मिला पूर्व कानून मंत्री के रूप में, इन्हें हाउस में खुला विरोध किया। बाकी शाहबानों का केस तो आप जानते ही हैं, जो महिलाएं कश्मीर की थी उनके साथ अत्याचार हुआ, आर्टिकल 370 का विरोध किया। तो हर बार महिला के हित के हर निर्णय का विरोध करना है, और ये तो उसका हाइट हो गया कि इतने ऐतिहासिक संवैधानिक पहल थी, उसको फ्रस्ट्रेट किया। लेकिन देश की जनता उनको क्षमा नहीं करेगी। जमीन पर इसका जबरदस्त असर होगा, और हम इसको गांव-गांव तक बताएंगे। भारत और यूक्रेन के बीच कूटनीतिक हलचल एक नए मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के करीबी और वहां की सुरक्षा परिषद के सचिव रुस्तम उमेरोव का भारत दौरा कई मायनों में बेहद अहम माना जा रहा है। दिल्ली में उन्होंने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से उच्च स्तरीय बैठक की। इस मुलाकात के पीछे एक बड़ा कारण मिजोरम में 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी नागरिक की गिरफ्तारी भी मानी जा रही है, जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं। इस संवेदनशील मुद्दे के बीच भारत ने एक बार फिर साफ किया है कि वे शांति और कूटनीति के रास्ते का समर्थक है। वहीं यूक्रेन भी अब भारत की भूमिका को अहम मान रहा है, खासकर ऐसे समय जब रूस यूक्रेन युद्ध जारी है। कुल मिलाकर यह दौरा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत की बढ़ती रणनीतिक अहमियत का संकेत भी है। जम्मू कश्मीर में नशे के खिलाफ छेड़ी गई बड़ी मुहिम के तहत उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सीमावर्ती जिले राजौरी में पदयात्रा में हिस्सा लिया और एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि हर लड़ाई सरहद पर नहीं लड़ी जाती, कुछ जंग समाज के भीतर भी होती हैं, और नशे के खिलाफ ये वही जंग है। उन्होंने बताया कि 11 अप्रैल से 100 दिन का विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य जम्मू संभाग के गांव-गांव तक जागरूकता फैलाना और नशे को जड़ से खत्म करना है। उपराज्यपाल ने समाज, युवाओं, शिक्षकों और खासकर माताओं बहनों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। साथ ही प्रशासन ने ड्रग तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। संपत्ति जब्ती, लाइसेंस रद्द और कड़ी कानूनी कार्रवाई शामिल है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। यह अभियान जन भागीदारी से ही सफल होगा। अभियान के केंद्र में एक सरल विश्वास रोकथाम भी है, जिसे मैं किसी भी उपचार से अधिक शक्तिशाली मानता हूँ। इस अभियान का एक उद्देश्य यह भी है कि हमें अपने बच्चों तक नशे से पहले ही पहुँचने की कोशिश करनी होगी। जन जागरूकता के द्वारा हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर परिसर में, हर खेल मैदान पर, सामुदायिक स्थलों पर हमें जानकारी और आत्मसम्मान की अलख जगानी होगी। आज राजौरी के सभी नागरिकों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समाज को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे नशा तस्करों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मैं पुलिस के जवानों, सीमा की सुरक्षा में लगे सैनिकों, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के सिपाहियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी गुनाहगार बचना नहीं चाहिए। नशा तस्करों के खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई करनी है जो लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए। जो हमारे समाज में जहर घोल रहे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, वो किसी भी सूरत में बचने नहीं चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुनियोजित अभियान चलाकर 11 अप्रैल से जम्मू संभाग में पुलिस विभाग ने बहुत ही सघन कार्रवाई की थी। 11 से 15 अप्रैल के बीच कुल 45 से ज़्यादा FIR रजिस्टर किए गए और 63 नशे के तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे भारी मात्रा में
जम्मू में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ड्रग गतिविधियों में शामिल शियाफुद्दीन की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार छत्तीसगढ़ निवासी शियाफुद्दीन ने निक्की तवी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मकान बनाया था। जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए इस निर्माण को बुलडोजर से गिरा दिया। प्रशासन का कहना है कि नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है और अवैध संपत्तियों पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। कदम ड्रग नेटवर्क पर शिकंजा कसने और समाज में स्पष्ट संदेश देने के लिए उठाया गया है। गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर में चल रहे नशा मुक्त अभियान के तहत ऐसी कार्रवाइयों को और तेज करने की बात भी अधिकारियों ने कही है। रियासी में नशा मुक्त अभियान के तहत एक अहम जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां समाज को नशे के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया गया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड द्वारा मदरसा दारुल उलूम जीरो मोड में आयोजित इस कार्यक्रम में एडिशनल एसपी इफ्तिखार अहमद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान वक्फ बोर्ड के सदस्य, शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि उपराज्यपाल द्वारा तय 100 दिनों के अभियान के तहत नशा तस्करों पर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियान तेज किया गया है। विभागों से भी अपील की गई है कि वे अपने बच्चों पर नजर रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। मुख्य अतिथि इफ्तिखार अहमद ने कहा कि पुलिस इस लड़ाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन समाज के सहयोग के बिना इसे जीतना संभव नहीं। कार्यक्रम के अंत में एक जागरूकता रैली भी निकाली। मैं शुरुआत करूंगा कि 100 डेज मिशन जो है ऑनरेबल एलजी साहब की तरफ से लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने हर सेक्शन की, समाज की हर इकाई जो है उसको कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। आज उसी असला में औकाफ की तरफ से यहाँ पे वक्फ बोर्ड की तरफ से एक प्रोग्राम यहाँ जीरो मोड में करवाया गया, जिसमें जितने हमारे यूनिट्स हैं, हेल्थ है, पुलिस है, उलमा हजरात हैं, उन तमाम लोगों को बुलाया गया कि ताकि वो नशे पे बोलें और लोगों को, बच्चों को इस वबा से, इस बीमारी के बारे में अवेयर करवाएं। उस मकसद के साथ ये प्रोग्राम करवाया गया है। मैं यही यूँ कहूँगा कि जितने भी हमारा यूथ है वो हमारे देश का फ्यूचर है, उसको नशे जैसी बीमारी से अवेयर रहने की ज़रूरत है। उसको पता होना चाहिए कि एडिक्ट क्या है, पेडलर क्या है, वो इन पर डिफरेंस करना जानना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि नशा किन चीज़ों से लगता है, कैसे इस बीमारी से बचा जाना चाहिए। उस मकसद के साथ ये तमाम अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो करवाए जाते हैं। आज भी उसी मकसद से ये ज़ीरो मोड में ये प्रोग्राम करवाया गया, जिसमें तमाम उलमा ने बोला, जिसमें तमाम बच्चों ने इस प्रोग्राम को सुना और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने में जो है अपना कंट्रीब्यूशन। सर अभी से 11 से ये तारीख से ये जो है मिशन स्टार्ट किया गया, 100 डेज मिशन। उसमें रियासी की बात करेंगे तो हमने भी यहाँ रियासी में 100% कमिटेड है कि रियासी को फ़िलहाल नशा मुक्त बनाया जाए। रियासी पुलिस की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर पुलिस कमिटेड है कि वो जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने में अपना योगदान अदा करें। उसमें जैसे आपने कहा कि बहुत सारे सीजर्स हो रहे हैं, बहुत सारे पेडलर्स को बुक किया जा रहा है। P10DPS के ऊपर रियासी पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस काम कर रही है। वो लोग जो बार बार इस लत में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन लोगों को P10DPS के तहत बुक करके समाज से उनको अलहदा किया जाए, उस मकसद के साथ काम हो रहा है। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ अटैचमेंट का काम हो रहा है। जो पेडलर्स जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ बनाई है नशा बेच के, उनकी प्रॉपर्टीज़ को बुक जो है करने के लिए भी रियासी पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस कमिटेड है। मकसद यही है कि समाज को हमने ड्रग फ्री बनाना है और अपने यूथ को बचाना है, ताकि हम अपने देश को बचा सकें और जम्मू कश्मीर को बचा सकें। जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर काम कर रही है और सबके साथ मिलके, हेल्थ के साथ मिलके, पुलिस के साथ मिलके, कि ताकि एक रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी यहाँ बने। अभी जो यहाँ पे एक रिहैब काउंसलिंग सेंटर जो है वो यहाँ पे बना हुआ हॉस्पिटल में, जो यूथ नए नए इस लत का शिकार होते हैं वो काउंसलिंग की मदद से जो है अपने आप को इससे बचा सकते हैं। उसके अलावा प्रॉपर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के ऊपर भी बात हो रही है और वो भी आने वाले दिनों में कि ये बीमारी इस लेवल की है कि इसमें समाज की हर सेक्शन को कंट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत है। ये 100 डेज़ का जो मिशन है, इसमें सोसाइटी की हर सेक्शन, उलमा हजरात हो गए, जो बड़े बड़े रिलीजियस लीडर्स हो गए, हमारे ये टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो सब सामने आए, पुलिस के हाथ को स्ट्रेंथन करें, ताकि हम इस बीमारी को लड़ने में सभी लोग अपना योगदान देंगे, तभी हम इस बीमारी से लड़ पाएंगे। मैं यही कहूँगा कि ये ऐसी बीमारी है, इसको अगर आप सोशल स्टिग्मा आप समझते रहेंगे तो फिर आप इस लड़ाई से लड़ नहीं पाएंगे। आज हम ये नहीं समझ सकते कि फलाने का बच्चा एडिक्ट हो गया, मेरा नहीं है। सबके बच्चों ने यहीं से सांस लेनी है, यहीं से अपने दोस्त बनाने हैं, यहीं उन्होंने रहना है। तो ये कोई सोशल स्टिग्मा की बात नहीं है। अगर कोई बच्चा इस लत का शिकार है तो पेरेंट्स को सामने आना चाहिए और खुल के
जो है वो पुलिस के सामने और बाकी एजेंसीज के सामने आके इस लड़ाई में लड़ने में अपना योगदान देना चाहिए। जम्मू के करीमनगर में आज श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां हनुमान जी की मूर्ति स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। श्री हनुमान जी चौक अम्फला में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और भगवान हनुमान जी के आशीर्वाद लिया। पूरे क्षेत्र में भक्ति और आस्था का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर जम्मू ईस्ट के विधायक युद्धवीर सेठी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उनके साथ कई गणमान्य व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता और मार्केट एसोसिएशन के सदस्य भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान सभी श्रद्धालुओं ने क्षेत्र की सुख समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की। आयोजकों ने बताया कि हर वर्ष 18 अप्रैल को मूर्ति स्थापना दिवस के अवसर पर इस भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। कुल मिलाकर यह आयोजन सामाजिक एकता और धार्मिक आस्था का प्रतीक बनकर सामने आया। साल पहले की गई थी और हर साल इस स्थापना दिवस के ऊपर यहाँ पर भव्य भंडारा यहाँ पे लगाया जाता है, जिसके अंदर हमारे यहाँ के पूर्व पार्षद श्रीमान सुनीत रैना जी और वर्तमान वो महामंत्री हैं जम्मू जिला के, वो उनके पूरी टीम इसको देखती है। मेरे साथ इस मंडल की हमारी अध्यक्षा श्रीमती स्वाति शर्मा जी हैं, मेरे साथ आयशा जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट के नाते देखते हैं, रमन जी हमारे कोषाध्यक्ष के नाते और प्रभारी के नाते हम कला मंडल देखते हैं, युद्धवीर जी हमारे शक्ति के अंदर प्रमुख हैं और निपुण जी हमारे जबरदस्त युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और सभी यहाँ पे आए हुए जो यहाँ के साथ के जो भी हमारे दुकानदार भाई हैं वो भी इसमें शिरकत करते हैं। मैं सबका इस शुभ अवसर के ऊपर हर व्यक्ति को, श्रद्धालु को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हनुमान जी चौक अम्फला करीमनगर के अंदर वार्षिक भंडारा आज ही के दिन प्रभु श्री हनुमान जी की जो मूर्ति है यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे पीछे, इनकी स्थापना हुई थी और हर वर्ष पूरे धूमधाम के साथ इनका ये जो वार्षिक उत्सव है यहाँ पे मनाया जाता है। इसमें इस चौक के अंदर जितने भी दुकान वाले हैं, ऑटो स्टैंड वाले हैं और समस्त जन जितने भी लोग हैं उन सबका समर्पण और समर्थन रहता है, तब जाके इस तरह के जो भंडारे हैं वो सफल होते हैं। मैं आप सब लोगों को यहाँ पे आज के इस दिन की शुभकामनाएं देता हूँ और उन सभी लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह के भंडारे जो है वो या इस तरह के कार्यक्रम जो सनातन धर्म की आगे लेके चलें करवाते रहिए, ताकि लोगों का जो विश्वास है वो बना रहे। और उन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन लोगों ने इसमें अपना समर्थन दिया है। जय विजय, जय श्री राम। फाइनल रिपोर्ट में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी फाइनल रिपोर्ट में कुछ खास और अहम खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।